Hello and welcome to the fourth section of types of diode. Now we are going to study the pin diode and tunnel diode. First of all, we start with the pin diode. पिन डायोड तीन सेक्शन से या तीन लेयर से बना हुआ होता है। जैसे ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड जो बनते थे वो पी और एन रीजन से बनते थे। इसमें पी रीजन और एन रीजन के बीच एक और रीजन इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज इंट्रिंसिक लेयर रीजन, मीन्स आई रीजन। ओके, तो ये एक तरह से आई रीजन पी और एन के बीच सैंडविच की तरह अटैच किया हुआ है। ओके, वी कैन शो इन द डायग्राम that PIN means P region, intrinsic region and N region. Okay, so intrinsic layer जो होता है वो relatively high resistance शो करता है क्योंकि उसमें कोई डोपिंग नहीं होती बल्कि वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ओके, इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से इस हाई रेजिस्टेंस को एडवांटेज की तरह हम यूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। वो कैसे कर सकते हैं कि जब भी कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है वो रीजन होता है दैट कि वाइड लेयर ऑफ डिप्लीशन यूज की जाती है। मींस जब भी डिप्लीशन लेयर मींस बीच का इंसुलेटिंग रीजन वाइड होगा कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, और जब भी बीच का इंसुलेटिंग रीजन कम होगा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ओके, मींस ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन के। ठीक है, और इस वजह से इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है पी और एन रीजन के बीच में। ओके, तो डिक्रीज करने की वजह से कैपेसिटेंस के डिक्रीज होने की वजह से इसका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए पीएन जंक्शन डायोड को हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि 300 मेगाहर्ट्ज लेवल की हाई फ्रीक्वेंसीज तक इसे यूज किया जाता है। ओके, अब इसमें डायोड रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसमें जो इंट्रिंसिक रीजन होता है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होता है उसे हम एसी रेजिस्टेंस कहते हैं, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 50/I, जहां आई है डीसी करंट। ओके, और हम इसे मिली एम्पियर में मेजर करते हैं। अब अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डीसी करंट फ्लो होगा तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और अगर रिवर्स बेस अप्लाई कर दें तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मींस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो होगा। ओके, इस पी आई एन डायोड को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ इसकी एप्लीकेशन होती है? तो इसे एएम मॉड्यूलेटर में भी यूज किया जाता है, जहां 500 मेगाहर्ट्ज तक के सिग्नल को भी मेजर कर सकते हैं या मॉड्यूलेट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें तो 1 किलो हर्ट्ज का कोई सिग्नल है जिसके थ्रू हम 500 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल को मॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो वी कैन सी इन द फिगर साउंड का सिग्नल 1 किलो हर्ट्ज का है, और जो 500 मेगाहर्ट्ज का कैरियर सिग्नल है उसे मॉड्यूलेट किया जाएगा यूजिंग दी 1 किलो हर्ट्ज साउंड सिग्नल। ओके, तो 1 किलो हर्ट्ज का सिग्नल पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस में इंट्रोड्यूस किया है, और उसका आउटपुट डीसी करंट जो होगा वो पिन डायोड के बेसिंग के फॉर्म में यूज होगा। अब जैसा भी ट्रांजिस्टर का आउटपुट आएगा डीसी आउटपुट, वो डिसाइड करेगा कि पिन डायोड फॉरवर्ड बेस होगा या रिवर्स बेस होगा या कैसा होगा। और पिन डायोड के साथ 500 मेगाहर्ट्ज का कैरियर सिग्नल कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है 1 किलो हर्ट्ज का वो 500 मेगाहर्ट्ज के कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा। ठीक है, दूसरा है हमारे पास टनल डायोड। जो पिन डायोड से हमने स्टडी किया, अब टनल डायोड पे आते हैं। तो टनल डायोड भी एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की ही तरह होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वो हैवीली डोप्ड होता है। ओके, तो जो नॉर्मली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड का डिप्लीशन लेयर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टनल डायोड, क्योंकि उसका डोपिंग लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब चार्जेस को एक रीजन से दूसरे रीजन तक पहुंचने में, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स को एक रीजन से दूसरे रीजन में पहुंचने में जो बैरियर पोटेंशियल के अक्रॉस एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती थी वो 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए होती थी। किसमें? सिंपल पीएन जंक्शन डायोड में। और डिप्लीशन लेयर वाइड होती थी। तो अगर हम
डोपिंग डेंसिटी को इंक्रीज कर दें, ठीक है, अगर हम डोपिंग डेंसिटी को इंक्रीज कर दें बहुत ज़्यादा, कितना 1000 टाइम्स तक या उससे भी ज़्यादा, तो डिप्लीशन लेयर बहुत छोटी हो जाती है, 0.0001 नैनो माइक्रोमीटर या मिलीमीटर कहीं तक भी जा सकती है, जैसे जैसे हम डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे वैसे। ओके, तो बहुत थिन हो जाती है डिप्लीशन लेयर। तो उसकी वजह से कैरियर को जरा सी एनर्जी देने पर, मतलब 0 वोल्ट से थोड़ा सा भी ऊपर अगर दे दें, 0.1 भी दे दें, तो वो तुरंत जंक्शन के अक्रॉस मूव कर जाता है या पंच कर जाता है। तो बहुत हाई स्पीड से पंच करता है, क्योंकि बहुत सारा कैरियर होने की वजह से डिप्लीशन लेयर छोटी थी और छोटे से वोल्टेज से ही उसको एनर्जी मिल गई। तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है थ्रू दी जंक्शन, ठीक है। तो जो पोटेंशियल बैरियर को तुरंत क्रॉस कर देता है, इतनी जल्दी उसमें एनर्जी आ जाती है। इसलिए उसमें 0.3 वोल्ट से पहले भी लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट फ्लो हो सकता है। दैट इज नोन एज टनलिंग प्रोसेस। ओके, इस तरह के कंडक्शन मैकेनिज्म को, जिसमें जरा सी एनर्जी मिलने पर कैरियर्स जो हैं वो बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर जाते हैं, और किससे? टनलिंग इफेक्ट से। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। तो वो जंक्शन को क्रॉस करने समय क्लाइंब नहीं करते जैसे सिंपल पीएन जंक्शन में करते हैं, बल्कि वो उसके थ्रू बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टनलिंग। ओके, ये सबसे पहले एक तरह के स्पेशल सेमीकंडक्टर डायोड को बनाने के लिए यूज किया जाता था 1958 में। ओके, इसे टनलिंग प्रोसेस। सो हैवी डोपिंग की वजह से क्या क्या होता है? सबसे पहले तो डिप्लीशन लेयर छोटी हो जाती है। दूसरा, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत कम हो जाता है, मींस जरा सा रिवर्स वोल्टेज देते ही वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। और तीसरा, ये निगेटिव रेजिस्टेंस सेक्शन प्रोड्यूस करता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब ये नेगेटिव रेजिस्टेंस सेक्शन क्या है, तो इसे हम देखते हैं, आगे हम इसको स्टडी करेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ टनल डायोड। एक सिंपल पी इंजेक्शन डायोड है, लेकिन उसमें हैवीली डोप्ड रीजन है। ओके, तो ये बहुत लो पावर डिवाइसेस के तौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि जरा सी पावर देने पर ही ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और दूसरा, इसमें लो पावर इसलिए भी देनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो जल्दी डैमेज हो सकता है। ओके, नाउ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। क्योंकि हमने बताया फॉरवर्ड बेस प्रोवाइड करते ही ये तुरंत इमीजिएटली कंडक्शन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और करंट प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। इसमें हम देख सकते हैं 0 वोल्ट से थोड़ा सा इंक्रीज करते ही वो करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और रैपिडली वो इंक्रीज होता है। ओके, तो जैसे ही क्विकली करंट इंक्रीज होता जाता है और एक सर्टेन अप्लाइड वोल्टेज पर, जिसे हम बोल सकते हैं पीक वोल्टेज, उस पर वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पे पहुंच जाता है। ओके, जैसे पॉइंट ए पर शो किया हुआ है, पीक वोल्टेज पर उसने पीक करंट प्रोड्यूस कर दिया। इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे ही वोल्टेज इससे ज़्यादा इंक्रीज किया जाता है, डायोड नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करना शुरू कर देता है, मतलब वो करंट को डिक्रीज करना शुरू कर देता है वोल्टेज इंक्रीज करने के साथ साथ। और वो कहाँ तक डिक्रीज करता है? एक मिनिमम वो करंट वैल्यू तक वो जाता है, जिसे हम बोलते हैं आईवी, वैली करंट। और इस समय जो वोल्टेज अप्लाइड होता है उसे हम बोलते हैं वैली वोल्टेज, जो कि पॉइंट बी से शो किया हुआ है। अब अगर हम फर्दर और इंक्रीज करते जाएं अप्लाइड वोल्टेज को, तो वो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह ही मूव करता है, जैसे कि सी रीजन तक वो बढ़ता जा रहा है। नाउ, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जहां करंट डिक्रीज हो रहा था अप्लाइड वोल्टेज के इंक्रीज होने के साथ, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस। ओके, इसको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन से डिफाइन करते हैं, जो कि अभी लाइनिंग जो शेडेड फॉर्म है उसमें शो हो रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि हर कोई मीन्स हर डायोड नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करता, और वो पावर को एब्जॉर्व करने की बजाय पावर को प्रोड्यूस कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव रेजिस्टेंस कंसेप्ट। ओके, तो जीरो फॉरवर्ड बेस पर एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एन रीजन में है, वो अलाइनमेंट से बाहर होते हैं होल्स जो कि वैलेंस रीजन में है उससे।
तो जब तक 0 वोल्ट अप्लाइड है वो अभी अलाइनमेंट में नहीं आए हैं। कौन? एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन बैंड में है और पी रीजन के होल्स जो कि वैलेंस बैंड में है, ये दोनों अलाइनमेंट में नहीं है अभी। जैसे ही वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है वो दोनों अलाइन हो जाते हैं, एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल और पी रीजन के होल्स का एनर्जी लेवल। ठीक है, जैसे अलाइन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के थ्रू मूव करना शुरू कर देते हैं, जंक्शन के अक्रॉस वो टनलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह की क्रॉसिंग को हम बोलते हैं टनलिंग। और जैसे ही वो पीक वोल्टेज पे पहुंचते हैं फिर से वो अलाइन नहीं रहते और तुरंत रेजिस्टेंस नेगेटिव हो जाता है और उन दोनों के बीच का करंट डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, और जैसे ही वो वैली रीजन तक पहुंचते हैं, ओके, तो जैसे ही वो पीक वोल्टेज के बाद अप्लाइड वोल्टेज के साथ करंट डिक्रीज करना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ द आउट ऑफ अलाइनमेंट, और जैसे ही वो वैली रीजन पे पहुंचते हैं, वैली वोल्टेज के थ्रू फ्लो होने वाला वैली करंट तक वो पहुंचते हैं, तुरंत वापस से वो अलाइंड हो जाते हैं और सडनली एक ऑर्डिनरी डायोड की तरह फॉरवर्ड बेसिंग में वापस से करंट इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, इसका मतलब बहुत फास्ट प्रोसेस होती है कि डायोड ऑन या ऑफ मींस फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस होता रहता है। ठीक है, इस तरह की फास्ट प्रोसेस की वजह से इसे हम फास्ट स्विच के तौर पे यूज कर सकते हैं टनल डायोड को। ओके, तो इसकी स्विचिंग स्पीड हाई होने की वजह से इसे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स और हाई स्पीड कंप्यूटर मेमोरीज में यूज किया जाता है। ठीक है, अब कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जो टनल डायोड के याद रखना पड़ता है या जिनका हमें केयर करना होता है ताकि डिवाइस को प्रॉपरली ऑपरेट कर सके। एक होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस, जो हमने देखा था कि वो ए और बी रीजन के बीच में होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? जनरली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डायोड का उसका रेसिप्रोकल होता है, उसका अपोजिट रीजन होता है। ठीक है, तो हम इसे किस रिलेशन से शो करते हैं? नेगेटिव रेजिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव वोल्टेज और करंट का रेशो होता है। मीन्स वोल्टेज और करंट का ही नहीं बल्कि नेगेटिव ऑफ चेंज इन वोल्टेज एंड चेंज इन करंट। ओके, इसकी वैल्यू 10 फाई से -10 फाई से -200 पाई तक हो सकती है। नाउ द सेकेंड पैरामीटर इज पीक करंट टू वैली करंट रेशो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन में इसका बहुत यूज है। जनरली सिलिकॉन डायोड का जो पीक करंट टू वैली करंट रेशो होता है वो 3/1 होता है। ओके, और इसे हम -220/IP से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। सिमिलरली इस तरह का जर्मेनियम में जो रेशो होता है वो 6:1 होता है जिसे हम -120/IP से रिप्रेजेंट करते हैं। हियर IP इज पीक करंट। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरह के डायोड हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए किसी भी तरह के टेम्परेचर पे यूज़ किए जा सकते हैं, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, सो डायरेक्ट टनलिंग इक्विवेलेंट सर्किट, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट है ये, जो कि टनलिंग कैसे होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों कनेक्टेड हैं। तो कैपेसिटेंस जो होता है वो उस जंक्शन का डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है, जो हमारा डायोड है उसके जंक्शन का डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, जिसकी रेंज होती है 1 to 10 पिकोफैराड। ओके, और नेगेटिव रेजिस्टेंस तो इसमें प्रोड्यूस होता ही है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ द इंडक्टर इज मेनली ड्यू टू द टर्मिनल लीड, जो हमने कनेक्शन प्रोवाइड किए उसकी वजह से जो इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है वो 0.1 से 4 मिली हेनरी तक होता है। ओके, और रेजिस्टेंस जो कि लीड्स की कनेक्शंस की वजह से होता है वो ओमिक कॉन्टेक्ट की वजह से होता है। वो रेजिस्टेंस मटेरियल का अपने आप होता है, दैट इज 1 to 5 फाई। ओके, दीज फैक्टर्स विच लिमिट द फ्रीक्वेंसी एट विच द डायोड में बी यूज्ड, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर इन्वॉल्व हैं तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट है। तो इनके साथ किस फ्रीक्वेंसी का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी ये डिटरमाइन करना पड़ता है। ओके, तो ये स्विचिंग स्पीड को ध्यान में रखते हुए फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग कौन सी है ये ही देखकर उसी फ्रीक्वेंसी पर इस डिवाइस को यूज किया जा सकता है। ओके, नाउ द बेसिंग ऑफ डायोड। फॉरवर्ड बेसिंग तो टनल डायोड की तुरंत डीसी सोर्स मिलते ही वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट होता है जहां पर
हम इसे एम्पलीफायर या ऑसिलेटर या मॉड्यूलेटर की तरह यूज कर सकते हैं, वो ऑपरेटिंग पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करना होता है। वी कैन सी दैट ऑपरेटिंग पॉइंट Q हमने आइडेंटिफाई किया है पीक करंट और वैली करंट के बीच में, या पीक वोल्टेज और वैली वोल्टेज के बीच में। देखते हैं, तो जब भी इसकी यूज़ हम मिक्सर या ऑसिलेटर के लिए यूज़ करते हैं तो हम पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन को यूज़ करते हैं विच इज़ नियरेस्ट टू 0। देख लो, तो हम इसे जब भी मिक्सर या रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसका क्यू पॉइंट हमने पॉजिटिव रीजन में शो कर रखा है। ओके, और जब भी हम इसे डायोड को नेगेटिव रीजन में यूज़ करना चाहें, हमें क्यू पॉइंट वैली रीजन के पहले पॉइंट सेट करना होता है। नाउ द एप्लीकेशन, इस डायोड को अल्ट्रा हाई स्पीड के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत हाई स्पीड की टनलिंग होती है, इसलिए इसे बहुत हाई स्विचिंग स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी स्विचिंग स्पीड नैनो सेकेंड से पिको सेकेंड तक भी हो सकती है, मतलब अल्ट्रा हाई। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जनरली मेमोरी डिवाइसेस में इसे यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव एप्लीकेशन में भी इसे यूज़ किया जाता है अप टू 10 गीगाहर्ट्ज़, क्योंकि इसके बहुत कम कैपेसिटेंस वैल्यू की वजह से और इंडक्टेंस और नेगेटिव रेजिस्टेंस की वजह से इसे हाई फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट में इसका नेगेटिव रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है। तो ऑसिलेटर कैसे बनता है? टनल डायोड से। वी कैन सी द डायग्राम, जहाँ पर टनल डायोड के साथ दो रेजिस्टेंस और एक टैंक सर्किट कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो ये प्रैक्टिकली ऑसिलेटर कैसे बनाया जाता है वो है। रेजिस्टेंस R2 जो है वो बेसिंग प्रोवाइड करता है डायोड डी को, और R1 के साथ टैंक सर्किट को कनेक्ट किया है पैरेलल में। ठीक है, जो कैपलिंग कैपेसिटर भी यूज किया है। तो जब भी स्विच क्लोज होता है तो डायोड जो है वो ऑसिलेशंस के लिए स्टार्ट हो जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है टैंक सर्किट के थ्रू। जो एल और सी कनेक्टेड हैं, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कंपोनेंट है, तो इनके थ्रू ये डिसाइड होता है कि किस फ्रीक्वेंसी पर डायोड ऑसिलेटर की तरह वर्क करेगा। ओके, so this is all about the tunnel diode and pin diode. In the next section we will move with the various more diodes. Thank you so much.